अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पर चर्चा करेंगे। क्या होते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज जिन्हें हमें पढ़ना है, सीखना है। अम्ल हमें पता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, नींबू या संतरे में जो है वो सिट्रिक अम्ल है। साथ में हमको मिनरल एसिड्स के बारे में पता है, H2SO4 है, HNO3 है, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये मिनरल एसिड्स है। जो आपके कार्बनिक अम्ल हैं या नेचुरल एसिड्स हैं, जो हमको रेगुलरली हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं उनसे मिलते हैं, जैसे नींबू से हमें, मैं अभी बात की मैंने आपको कि सिट्रिक अम्ल मिलता है। और स्वाद कैसा होता है, तो स्वाद की अगर हम बात करें तो इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है ना। तो स्वाद की बात कर रहे तो स्वाद तो खट्टा हो गया। साथ में अम्लों की एक प्रॉपर्टी क्या है कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा है। तो नीले लिटमस को लाल करता है, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अनिल शब्द याद रख लीजिए, अम्ल, नीला, लाल। ओके। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अम्लीय विलयन होते हैं वो विद्युत चालकता को दर्शाते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए पानी के अंदर थोड़ा सा अम्ल मिला दें और उसके बाद में अगर टेस्ट करके देखें कि इसमें विद्युत का चालन होता है कि नहीं होता है, तो आप पाएंगे कि उसमें विद्युत का चालन होता है ना। मतलब वो जो अम्लीय विलयन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह कार्य करता है, विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। तो मतलब उसमें चालकता का गुण होता है। ठीक है। अब अम्लों के गुणों में आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर अगर हम बात करें तो जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक अलग प्रकार से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, वो भी इसके साथ आ जाए कि अम्लों की धातुओं से क्रिया कैसे होती है। तो याद रखिएगा कि अम्ल जब भी धातुओं से क्रिया करते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए, है ना, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े अगर आपने ले लिए और उनके अंदर अगर आपने उसमें अगर आपने एसिड मिलाया, तो फिर कैसे रिएक्शन होगी। मतलब अम्ल की धातुओं से क्रिया होने पर सामान्यतः नेचुरली अधिकांशतः अम्लों में ऐसा होता है कि अम्लों की धातुओं से क्रिया होने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, लवण भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। मतलब क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन को पहले मैं लेता हूं और उसके साथ में इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। जब धातु की अम्ल के साथ क्रिया होती है तो नेचुरली अब बताना है कौन सी गैस निकलती है, और एक उदाहरण के द्वारा समझाना है कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। मतलब धातु के साथ अम्ल की क्रिया, यही हो गया ना, अम्लों की धातुओं से क्रिया। तो धातु के साथ अम्ल की क्रिया पर कौन सी गैस निकलती है, हमने कहा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। और इस एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे। तो आपको हाइड्रोजन की उपस्थिति की जांच करना है, और मैं इसका समीकरण भी आपको बता देता हूं, है ना, ताकि आपकी अम्ल की धातुओं से क्रिया भी अगर पूछी जाती है तो आप लिख सकें, और जो एनसीईआरटी का आपका बुक का पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो धातु में आप ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि धातु के साथ आपको अम्ल की क्रिया करना है, और क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन बनता है। मतलब मेटल प्लस एसिड, तीर का निशान, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, मतलब ये अभिकारक है, क्रियाकारक है, और ये क्रियाफल है। तो क्या बन रहा है, कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है ना। तो देखिए रिएक्शन ले लीजिए, तो मैंने कहा जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, और आपने लिया क्या, H2SO4 का अम्ल का जलीय विलयन लिया, है ना। और फिर क्या हुआ, ये आपका देखिए, ये जिंक यहाँ आया, ZnSO4 हो गया, और H2 आपका जो है ये गैस निकल गई आपकी। ऐसा लग रहा है ना आपको कि ये विस्थापन अभिक्रिया भी हो गई, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन विस्थापित हुई है। तो ये एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये हाइड्रोजन का जो है, ये हाइड्रोजन निकली है, और किस तरीके से निकली है, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, H2SO4 का जलीय विलयन, और आपका ये जो है ZnSO4 हो गया, और ये हाइड्रोजन आपकी निकल गई। अब इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे ये पूछा गया है, ठीक है, देखते हैं उसको भी। ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिंक है, जस्ता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन निकली। आगे बढ़ते हैं, अभी देखिएगा। ओके, यहां देखिए ऊपर की तरफ, ये आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्रिया होने पर कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। अब आपको क्या करना है, वैसे तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि नॉर्मली इसको यहां से लेकर एक मतलब जब लैब में बहुत सुरक्षित तरीके से आप इसको करते हैं, तो यहां से लेकर इसको एक नली के थ्रू यहाँ लाते हैं और साबुन के घोल में इसको डालते हैं, और फिर बबल्स उठते हैं तो उनका टेस्ट करते हैं अपन। यहाँ से आपको एक
मोमबत्ती की मदद से। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, अगर आप यहाँ पर कोई मोमबत्ती या माचिस की तीली अगर लेकर आएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा देखिएगा आप। माचिस की तीली अगर आप यहाँ लाए, मोमबत्ती यहाँ अगर आप लेकर आए, तो जिंक और H2SO4 की क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस पता है आपको बहुत विस्फोटक होती है। और ये क्या करेगी, अगर ऐसा आपने इसमें किया तो उसके मुंह पर जलती हुई माचिस की तीली या आप अगर मोमबत्ती लेकर आए तो क्या होगा, हाइड्रोजन जलती है तो छोटे पटाखे के फटने जैसी पॉप की एक ध्वनि आएगी, पट्ट करके, और पट्ट करके वो जो ध्वनि आएगी उसके साथ में वो हाइड्रोजन, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। ओके, तो चलें आगे बढ़े। तो ये आपने बता दिया, तो ये एक एग्जाम का आपका एक क्वेश्चन भी हो जाएगा कि गैस की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे। तो आप बता दीजिएगा कि जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह पर हम सावधानी पूर्वक अगर लाते हैं तो वहां पर एक पॉप की साउंड आती है, पट करके एक साउंड आती है, छोटे पटाखे के फूटने जैसी साउंड आएगी, और वो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब धातु की अम्लों के जो अम्लों की धातु कार्बोनेटों से कैसे क्रिया होती है, मतलब अगर मेटल के कार्बोनेट्स हैं, है ना, धातु, अब धातु तो ठीक है, अब धातु आपने कोई भी आप धातु ले लें, है ना, सोडियम ले लें तो सोडियम कार्बोनेट, है ना, तो धातु कार्बोनेटों के साथ अम्ल कैसे क्रिया करता है इसको आपको देखना है। कैल्शियम ले लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो अम्लों की धातु कार्बोनेटों से क्रिया पर आपको बताना है कि कैसे क्रिया करता है। ये एक और हम अगला उसका गुण लेने जा रहे हैं अम्लों का। ओके, तो चलिए इसमें भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, ताकि इस क्वेश्चन के साथ में आपका ये वाली बात भी पूरी हो जाए। जैसे मैंने पहले आपकी क्या किया कि अम्लों की धातुओं से क्रिया ले ली और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब अम्लों की धातु कार्बोनेटों से क्रिया लेकर एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, और ये 2 in 1 कॉम्बिनेशन में उत्तर को रेडी करेंगे। तो एनसीईआरटी साइंस बुक पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 3, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब कोई भी धातु का यौगिक है और वो धातु का यौगिक, मेटल का यौगिक HCl के साथ क्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, और वो बुदबुदाहट के साथ जो गैस निकलती है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने स्टार्ट में यहां कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ रखा था, एक्चुअली उसका कारण क्या था, यहां देखिए कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन, और जलती हुई अगर माचिस की तीली लाए तो पॉप का साउंड हुआ, थोड़ा सा छोटा सा पटाखे जैसा विस्फोट, बहुत छोटे पटाखे जैसा। लेकिन यहां मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, देखिए जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी। अगर आप माचिस की तीली या मोमबत्ती लाए तो ये बुझाएगा और ये विस्फोट करेगा। ये दोनों अंतर यही देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको एडवांस में यहां पर आपके लिए रख दिया था कि ये दोनों अंतर आपके दिमाग में एक साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ओके, अभी तो मैं बात क्या कर रहा था कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और बुदबुदाहट होती है, और उससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती मोमबत्ती को बुझा देने वाली गैस है, और उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, मतलब CaCl2 है। Ca आ गया, Ca आ गया, और देखिए अब जलती हुई मोमबत्ती को बुझाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां कैल्शियम बन रहा है, तो फिर वो यौगिक कौन सा होगा, वो धातु यौगिक कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, है ना। ये हमको यहां से थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब CO2 है। ठीक है, अब CO2 हो गया और ये यहाँ CaCl2 बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, तो फिर CO2 ये हो रहा है, CaCO2 बन रहा है, मतलब Ca के साथ CO2 का कोई यौगिक है, तो ये हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये यहां आप इसको देखेंगे कि धातु कार्बोनेट से अम्ल की जो अभिक्रिया होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। माचिस की तीली अगर आप लेकर आएंगे तो बुझा देगी। देखिए आप, ये कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, है ना, CaCO3, और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड लवण जो बना, ये बताया ना उसने कि एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया, है ना, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया आपका CaCl2। अब CaCl2 बन गया और आपने कहा कि जलती मोमबत्ती बुझ गई मतलब CO2 भी बन गया, तो CaCl2 बन गया, CO2 बन गया, तो डेफिनेटली आप यहां से समझ गए कि CaCO3 ही होगा यहाँ, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करना है तो HCl है ना। देखिए इसको उल्टा भी सोच सकते हैं आप, कैसे, देखिए CaCl2 बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, जल्दी मोमबत्ती को बुझा रही CO2, ऐसे ही सोचना आपको CO2। अब देखिए CaCl2 प्लस CO2, और इधर HCl पहले ही लिख लिया आपने, है ना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया हो रही है। तो आप समझ गए कि ये देखिए CaCl2 CO2 लिखा है और यहाँ HCl लिख दिया आपने पहले से ही, तो आप समझ गए कि ये CaCO3 ही होगा, है ना। तो ये आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट है और उसकी अम्ल के साथ क्रिया मतलब HCl के साथ क्रिया हुई और उसने कैल्शियम क्लोराइड लवण बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली। तो यहां क्या हुआ देखिए आप, इससे एक चीज और सीख ली ना आपने कि अम्लों की धातु कार्बोनेटों से जब भी क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में जो है लवण भी प्राप्त होगा। तो ये आपके अम्लों की धातु कार्बोनेट से क्रिया भी हो गई और ये वाली आप बात का आपका आंसर भी हो गया समीकरण सहित। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, वो भी हमने लिख दी। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे।